नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेशन एट 9, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय से, जहां आज पीएम मोदी कॉनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 11 बजे होगा, जहां राज्यपाल फागू चौहान कॉनराड संगमा को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि मेघालय में बीजेपी के 2 सहित 45 विधायकों के समर्थन वाले एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनपीपी के प्रमुख कॉनराड संगमा की पार्टी ने 27 फरवरी को हुए चुनाव में 26 सीटें जीती। अब कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर नागालैंड से है, जहां आज मेघालय के बाद नेफ्यू रियो के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्य के दौरे पर आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा जाएंगे। मुख्य समारोह राजभवन में दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने हाल ही में संपन्न नागालैंड चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में 37 सीटें जीती थी। नेफ्यू रियो 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य की 60 विधानसभा सीटों के चुनाव के नतीजों में एनडीपीपी बीजेपी ने 37 सीटें जीती, जिनमें से एनडीपीपी ने 25 और बीजेपी ने 12 सीट हासिल की। एनसीपी ने 7 सीटें, एनपीएफ ने 5 और नगा पीपल फ्रंट लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआई ने 2 सीटें जीती थी। अगली खबर असम से है, जहां आज तड़के सुबह गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनकी अगवानी की। असम से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मेघालय और नागालैंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी दोनों राज्यों में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगली खबर त्रिपुरा से है, जहां मानिक साहा एक दूसरी बार से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो 8 मार्च को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सोमवार को अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से साहा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि मानिक साहा संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के लिए कुर्सी छोड़ सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि साहा अभी तक विवादों में नहीं रहे हैं और वो जनजातीय इलाकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य की मांग को लेकर व्यापक पैमाने पर टिप्रा मोर्चा का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को लंदन में कहा कि बीजेपी को विश्वास है वह हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और यह कहना है कि कांग्रेस चली गई, ये एक हास्यास्पद विचार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन के चैथम हाउस में एक बातचीत में आरएसएस को एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नामक एक संगठन, जो कि एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन है और इसने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लेक्चर के दौरान केंद्र पर आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया है और इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। चलिए खबरों में अब रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां लैंड फॉर जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। बंद कमरे में राबड़ी देवी ने सीबीआई के सवालों का सामना किया और अब इस मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से सीबीआई पूछताछ कर सकती है।
बता दें कि कुछ दिन पहले लालू को पूछताछ के लिए समन भेजा गया और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं और हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे हैं। लालू प्रसाद यादव पर बिना विज्ञापन निकाले जमीन लेकर रेलवे की नौकरी देने का आरोप है। साथ ही ग्रुप डी की नौकरी के बदले लालू यादव, लालू परिवार पर पटना में जमीन लेने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर लिया और विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोगों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां शराब घोटाले में सीबीआई की हिरासत में रहे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद अब आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए उन्हें जेल भेजा है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां रत्नागिरी में रैली के जरिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे राज्य की यात्रा पर निकले हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना का नाम और सिंबल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को दे दिया, जिस पर ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि आप शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम चुरा सकते हैं, लेकिन आप पार्टी नहीं चुरा सकते हैं। मैं विशेष रूप से चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है तो कृपया आकर देखें कि शिवसेना क्या है। ये चूना लगाओ आयोग है। और अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां विधानसभा में राज्य के कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले चाहे तो उनका सिर काट लें, लेकिन सरकार राज्य के कर्मचारियों को और ज्यादा महंगाई भत्ता नहीं दे पाएगी। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार के पास भुगतान के लिए फंड नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम ने कहा कि वे हमेशा और ज्यादा की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार के लिए अब और डीए देना संभव नहीं है। हमने 3% अतिरिक्त डीए दिया। अगर आप इससे भी खुश नहीं हैं तो मेरा सिर काट लीजिए। आपको बता दें कि राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया था। इसमें ऐलान किया था कि शिक्षक समेत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को मार्च से 3% का अतिरिक्त डीए दिया जाएगा। और खबरों में अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने 5 वर्षीय कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट में सीएम बघेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार में ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। प्रदेश की प्रगति ही संकल्प है। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी सीएम ने पेश किया। राज्य सरकार ने कार्यकाल के आखिरी बजट को भरोसे का बजट बताया। मुख्यमंत्री ने 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 18 से 33 साल के बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। उन्होंने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए और सहायिका का मानदेय 3,550 से बढ़ाकर 5,000 रुपए महीना किए जाने की घोषणा की। अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर वालों को दिल्ली सरकार ने होली से पहले तोहफा दिया है। दिल्ली का आश्रम फ्लाईओवर आज से हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया।
फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है कि आश्रम फ्लाईओवर को जनता के लिए खोला जा रहा है, जिससे अब घंटों तक के जाम से निजात मिल जाएगी। 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि नोएडा से मेडिकल तक बिना रेड लाइट फर्राटे से जा सकेंगे। हाई टेंशन वायर के चलते फिलहाल लाइट व्हीकल ही इससे गुजर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई छापे को लेकर कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना, उन्हें परेशान करना गलत है। चलिए खबरों में अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में साल 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी को स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दावा किया कि नई आबकारी नीति से हिमाचल प्रदेश सरकार को हर साल 15% से 18% तक का लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन की ओर से निर्मित स्पिरिट या इसके डिस्टिलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का फैसला किया है। बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड टू एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल में आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन विधेयक 2023 लाने और 10 मार्च 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन अध्यादेश 2023 लागू करने का फैसला भी लिया गया। और चलिए अब रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मदुरई में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम स्टालिन ने अधिकारियों को दक्षिणी जिले में औद्योगिक विकास लाने के लिए कुछ महीने पहले मदुरई में हुई परामर्श बैठक के बारे में याद दिलाया। सीएम स्टालिन ने कहा कि छोटे और सूक्ष्म उद्योगों में मेरे सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि पहले जनता को अपनी शिकायतों के साथ सरकार से संपर्क करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार खुद नियमित रूप से लोगों से मिल रही है। खबरों में बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुविधा केंद्रों में काम करते समय मास्क पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमने बच्चों 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को अनावश्यक भीड़ से बचने और स्वच्छता प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी मामले स्थिर है, लेकिन इसको लेकर विशेषज्ञ समिति के साथ एक बैठक होगी जिससे स्थिति का जायजा लिया जा सके। और चलिए अब खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां काशी में इन दिनों होली की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। काशी में सभी समुदाय जमकर होली खेल रहे हैं। इसी के तहत काशी की मुस्लिम महिलाओं पर भी होली का रंग चढ़ा। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर एक बड़ा संदेश दिया। मुस्लिम महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर ठुमके लगाए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल की थाप पर फगुआ गाती मुस्लिम महिलाएं हवा में गुलाल उड़ाकर फिजाओं को रंगीन बना रही थी। मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर गुलाल लगाया और मोदी की तस्वीर पर भी गुलाल लगाकर होली खेली। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हमने मजहब बदल लिया, लेकिन संस्कृति नहीं बदली और ना ही पूर्वज बदले। हमारे पूर्वजों के खून में होली का रंग शामिल है। खबरों में अब बात करते हैं केरल की। केरल के अर्नाकुलम में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के खिलाफ कांग्रेस ने कोच्चि में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और घायलों के उचित इलाज न मिलने की बात कही। 28 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, साथ ही कई अन्य घायल हुए थे। प्रशासन के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां हेमंत सरकार ने सेजैक ISCE
और सीबीएसई के सभी टॉपर्स को सम्मानित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पिछले शैक्षणिक सत्र यानी मार्च 2022 में जैक, सीबीएसई और आईसीएसई में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को हेमंत सरकार तोहफा देगी। सम्मानित होने वाले बच्चों की संख्या 68 है। बताया जा रहा है कि बच्चों को इसी महीने सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पहले नंबर पर आने वाले बच्चों को 3 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले बच्चों को 2 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि सभी टॉपर्स को 60,000 वाला लैपटॉप और 20,000 का मोबाइल भी उपहार के तौर पर दिया जाएगा। कैबिनेट में बाकायदा इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। पूरी दुनिया इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है। आयोजन भारत की पहल पर हो रहा है। देश में इस आयोजन को सफल बनाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार का कहना है कि मिलेट्स के प्रोत्साहन देने के लिए 4 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही किसानों को खेती के लिए इस तरह के प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत बनाई गई कार्य योजना के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए। यूपी सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर जनवरी 2023 से वित्त वर्ष 2026 से 27 के दौरान 186.27 करोड़ रुपए खर्च कर मोटे अनाज की उपज का दायरा एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ इनके प्रसंस्करण पर पर्याप्त राशि खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में पिछले कई दिनों से धरना दे रही पुलवामा हमले की शहीदों की पत्नियां सचिन पायलट से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान शहीद की पत्नी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से शहीदों के परिजनों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने शहीदों के परिजनों को उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि वीरांगनाओं के साथ जिस तरह बदसलूकी हुई है, उसके जिम्मेदार पर कार्रवाई हो। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने बर्बरता की, वह निंदनीय है। वीरांगनाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी अस्वीकार्य है। चलिए खबर पंजाब से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि राज्य की कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल है और ऐसे मामले में पहल के आधार पर सभी दलों की मीटिंग बुलाई जाए ताकि हम सब मिलकर पंजाब की शांति के लिए कोई सार्थक हल निकालें। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी समेत कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। खबरों में अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर ठाणे में शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुट में शिवसेना की शाखाओं पर कब्जे को लेकर एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई। ठाणे के शिवाय नगर शाखा पर कब्जे को लेकर दोनों गुट के शिवसैनिक एक बार फिर से आपस में भिड़ गए, जहां दोनों तरफ से शिवसैनिकों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त को बढ़ा दिया। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां नदिया जिले के कल्याणी चौकी इलाके से एक तालाब से बीएसएफ ने करीब 2.57 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की पूछताछ पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ललन सिंह और शरद यादव ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और अब यही लोग सीबीआई के दुरुपयोग का शोर मचा रहे हैं।
और चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां निक्की हत्याकांड के आरोपी साहिल गहलोत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समीक्षा गुप्ता की अदालत ने मामले के अन्य 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी। वहीं अखिलेश यादव द्वारा गायत्री प्रजापति पर दिए गए बयान पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सत्ता में थे तब उन्हें अति पिछड़े या पिछड़े याद नहीं आए, तो पिछड़ा साथ छोड़ दिए हैं, अब दगे हुए कारतूस को बटोर रहे हैं जो लंबे समय से जेल में हो और किसी के सुख दुख में शामिल ना हो। उस व्यक्ति के यहाँ जाने से वो समझते हैं कि वो प्रजापति समाज उन्हें वोट दे, ये कल्चर फैल गया है और पूरे देश के प्रजापति आज भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति के साथ चला गया है। अब वो जमाना चला गया। साथ ही बुलडोजर को लेकर राजभर ने कहा कि प्रदेश में जो भी सरकार बनती है वो अपने नाम से जानी जाती है। इस बार मार्च में तापमान सालों बाद इतना ज्यादा है। मार्च में तापमान में बढ़ोतरी से साफ है कि इस बार गर्मी अभी से ही लोगों का पसीना छुड़ाने वाली है। हालांकि होली के लिहाज से गर्मी का ज्यादा होना मौसम की ओर से लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी का अधिकतम तापमान मंगलवार को 18 डिग्री पर पहुंच गया। अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश को लागू करने से रोकने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची और इस दौरान काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद इमरान के समर्थकों ने पुलिस को रोक दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम पूर्व पीएम को तोशखाना मामले में गिरफ्तार करने गई थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।